राजस्थान के डूंगरपुर में 18-20 दिन से चल रहा एक आंदोलन अचानक उग्र क्यों हुआ। एक बड़ा सवाल यह है कि ये कोई साजिश का पार्ट या फिर प्रशासनिक खामी, या कहें कि सरकारों का ढुलमुल रवैया। किस तरह से इसे देखा जाए, 1167 पदों की भर्ती के लिए जिस तरह का प्रेशर बनाया गया, ये कानूनन उचित नहीं था। लेकिन ये एक दूसरा पहलू है कि कानूनन उचित है कि नहीं है, लेकिन आंदोलन उग्र क्यों हुआ। हमारी बात हुई है ग्राउंड रियलिटी और रिपोर्ट जानने के लिए हमारे सहयोगी साइद खान, भगवान प्रजापत, इन्होंने जाके जब वहां पे जायजा लिया तो किस तरह से लोगों में दहशत है, हम कोसों दूर बैठ करके उसका सहजी एक एहसास कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने वहां भुगता है, देखा है, उन लोगों में दहशत साफ दिखाई देती है। खिड़की में से खोल करके देखते हैं और वो एक उसी नजरिए से देखते हैं कि पत्रकार हैं या दहशतगर्द हैं। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे और इसके कानूनी पक्ष के लिए ए.के. जैन साहब के हम आभारी हैं, उन्होंने हमें समय दिया है। ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे मैटर की समीक्षा करेंगे। भाजपा से मदन राठौड़ साहब जुड़े, कांग्रेस से संगीता गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे मामले का अगर कानूनी पक्ष देखें तो हर कोई कह रहा है कि कानूनन ये भर्तियां नहीं हो सकती, ये जिस मद में जहां होनी है उन्हीं लोगों की होंगी। लेकिन फिर भी आंदोलन रहा, आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलते चलते उग्र हो गया और अब सरकार एसएलपी में लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, जिसपे सरकार का बयान भी आया है। तो अगर इसे हम देखें कानूनी रूप से, तो सरकारें ढुलमुल रवैया रख रही हैं। कानूनी पक्ष जो है कि जिसके कारण ये संभव नहीं है, उसे बताने में चाट है, या कहना नहीं चाहते, या फिर वोट की फसल खराब होने का डर रहता है, क्या है ये सब? जहाँ तक कानून की बात है, इस सारे मामले में दो कानूनी पहले। पहला कानूनी पहलू तो ये जो भर्ती होने वाली है, इसकी विधिकता या जो मांग है उसकी लिजिबिलिटी और वैलिडिटी के संबंध है। और दूसरा जो कानूनी पहली है, वो जो फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का है, अपनी मांग उठाने का है, उसको लेकर है। जहां तक पहली बात की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये ट्राइबल सब प्लान डिक्लेयर्ड है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले और उधर और यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं, विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा सकती है वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रेफर करते हुए। इसके तहत ही रिजर्वेशन की लिमिट में ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 45% वैकेंसीज अनुसूचित जनजाति जो कि उस क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके लिए, 5% अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए, उस क्षेत्र के रहने वालों के लिए, और 50% अन्य अन्य सभी जाति के लिए जो वह उस क्षेत्र के रहने वाले हों। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में रीट और नीट और कई सारे मामलों में तो एक मानदंड दे रखे हैं कि किसी भी परीक्षा का एक मिनिमम कट ऑफ लाइन होनी चाहिए, जो अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है, अनुसूचित जाति के लिए अलग है, और सामान्य वर्ग के लिए अलग है। इस मामले में क्या हुआ कि जो सामान्य वर्ग की 2700 सीटें थी, उसमें से 279 सीटों पर तो कट ऑफ लाइन से कट ऑफ ज्यादा लेकर एसटी के लोग भर्ती हो गए अपनी एसटी की अन्य, और करीबन 600 या 700 सीट पर ओबीसी के लोग तो सामान्य कैटेगरी में आ रहे थे, पर फिर भी 1700 पोस्ट वहां पर खाली रहे। अब इसके बाद ये सीधी सी बात है कि मामला यानी कोर्ट का व्यू है कि आप कट ऑफ लाइन से नीचे क्योंकि आप टीचर नियुक्त करने जा रहे हैं, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन से लोगों को आप पर नियुक्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो जी बची हुई 1700 पद है, उस पर दूसरी कैटेगरी के लोगों को जो 36% पर ही पास हुए हैं, उनको कैसे नियुक्ति दी जा सकती। ये बात पहले दिन से ही आंदोलनकारी भी जानते हैं और सरकार भी जानती है, परंतु जनवरी से बैठे हुए हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद 17 दिन से फिर बैठ गए, उनको वही बुलाया गया और बातचीत के लिए 24 तारीख को बुलाया गया और अचानक बातचीत निरस्त कर दी गई, जिसका रिजल्ट जो इसके पीछे और होगी, वहां पर कई खबर आ रही है कि किस तरीके से ट्राइबल एरिया के अंदर एक नक्सलिस्ट को घुसाने की कोशिश की जा रही है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के पास एक इंटेलिजेंस विंग, जो तहसीलदार के नीचे पटवारी होता है, उसको हर दिन की रिपोर्ट देनी पड़ती है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, परंतु किसी को पता नहीं लगा।
कि इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो चल रहा है। इसका सीधा सा जी मतलब वहाँ का जो शराब माफिया के और खान माफिया अपने घर पर रहा है, किसी को नहीं बस वहीं पे आग लगाई गई है। यहाँ पर एसपी की गाड़ी जलाई गई, सारी दुनिया जानती है कि वो कितनी खतरनाक जगह है, और सारे के सारे अधिकारी वहीं पर बैठे रहकर अपना आंदोलन अपना काम करते रहते हैं। इन सारी परिस्थितियों पर जवाबदेही पर अब तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आंदोलन गलत था वो एक अलग बात है, पर सरकार जिस तरीके से विफल हुई वो अपने आप में गलत बात है। 24 तारीख की मीटिंग की गई, एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 मिनट की खबर क्यों, और उसके बाद 3 दिन तक आपने भी छूट दे दी कि वो सड़क पर लेकर कब्जा करके गाड़ियों को जलाते रहे, लोगों पर पत्थर फेंकते रहे, एसपी और आईजी को अपनी जान बचाकर भागना पड़े। तो इस तरह से कानूनी पहलू की बात है, मांग गलत है, आंदोलन गलत है क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। ये मांग कभी पूरी नहीं हो सकती है। हो सकता है वहां के लोगों को ये परेशानी हो कि बेरोजगारी की समस्या हो युवकों के सामने, तो उसके लिए सरकार दूसरे रास्ते चूज कर सकती थी। परंतु इस भर्ती परीक्षा में सरकार किसी भी तरीके से इन पदों पर कट ऑफ लाइन को कम करके और लोगों की नियुक्ति नहीं दे सकती, ये एक निश्चित बात। बिल्कुल। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक पक्ष ये आ रहा है कि उड़ीसा और झारखंड से लोग पहुंचे, कुछ मध्य प्रदेश से भी पहुंचे, जिन्हें एक समूह विशेष के लोग बताया जा रहा है, और उन्हीं की वजह से सारी हरकतें हुई, हलचल मची। एक सवाल हो है यहाँ पे, जैसे एक एजेंट साहब ने भी सवाल खड़ा किया कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आ गए और मालूम है कि उनके इरादे नेक नहीं है, इस तंत्र को क्या कहें आप? देखिए योगेंद्र जी, सरकार बचाने में यदि आप बीटीपी के विधायकों का सहयोग लोगे, फिर उनको खुली छूट दे दोगे, तो यही परिणाम सामने आएंगे। अब एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है, आप देखिएगा कि जिस तरह से माहौल वहां बना, एक दिन में तो बना नहीं। अब जब वो धरना दे के बैठे हैं, आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते, और फिर विवाद इतना बढ़ जाता है कि आप कह रहे हो इंटेलिजेंसी फेल तो पूरी तरह से होगी। 6 अधिकारियों ने गोपनीय रूप से रिपोर्ट दी थी सरकार को कि स्थिति भयंकर होने वाली है, उपद्रव होने वाला है। लेकिन क्यों? क्योंकि बीटीपी के लोगों को आपको सहारा देना है, क्योंकि आपकी सरकार को बचाया है, इसलिए ये सारी चीज घटित हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार बच रही है वो बात अलग है, लेकिन आप वहां की वास्तविक स्थिति को देखो नहीं, कार्रवाई करो नहीं समय पर। और पूरा नेशनल हाईवे जैसी स्थिति, 10 किलोमीटर तक अगर वो कब्जे में रखे 3 दिन तक, और पुलिस उनके पास नहीं जा पाए और कुछ नहीं कर पाए, और हमको जयपुर से अधिकारी भेजने पड़े, 3 3 आईपीएस अधिकारी, वो जाकर के वहां पर रणनीति बना करके कुछ स्थिति को सुधार करें। और आज की स्थिति में नस्लवादी जब ये कह रहे हैं कि झारखंड के लोग आ गए, गुजरात के लोग आ गए, बाकी जगह के लोग आ गए, तो आप वहां कर क्या रहे थे? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा था? आखिर एडमिनिस्ट्रेशन लगाया किसने जाता है? इस नाक कान आंख कान कौन होता है? सरकार का तो वही है, अधिकारी। और आप कह रहे हो एसपी की गाड़ी जला दी गई। अब एसपी की गाड़ी जला दे अगर उपद्रव, और पुलिस उसको बचा नहीं पा रही है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि एसपी ने अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए अपनी गाड़ी जलवा भी दी हो, ये भी कोई संभव है। तो ये सारी चीज, और विनीता ठाकुर वहां पर आईजी लगी हुई है, अब वो जा रही है तो पुलिस फोर्स के साथ ढंग से जाए, सारी बातें करें। लेकिन जो वो सुनने में आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिबंधित है मोबाइल और सारी चीजें हैं, तो नहीं आ पा रही। वो तो उनकी तो आदत है पहाड़ियों में रहने की, जंगलों में रहने की। पुलिस को तो रास्ता ही पता नहीं है, वो तो रास्ते में पता नहीं किधर से किधर होके चले जाते हैं और पहाड़ पे चढ़ भी जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि कारगिल जो हुआ था, कि आप नीचे थे और ऊपर से चल रहा था मामला, पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा था, तो यहाँ पे भी यही हो रहा था, पुलिस तो नीचे थी और आतंकवादी और जिस तरह से घटना कर रहे थे वो लोग जो पहाड़ियों से गिलोल और जिस तरह से हमले कर रहे थे, और पुलिस को भागना पड़ रहा था जान बचाने के लिए, और वहां के नागरिक जिस तरह से पीड़ित हुए हैं। आप यकीन करिएगा खेरवाड़ा तक की जो स्थिति बनी है, और वहां के जो लोग थे जिनका कोई वहां तो उसका उनका तो कोई मतलब ही नहीं था, वो तो उनके साथ रहते थे और उनको वहां पर खाने पीने का सामान उपलब्ध कराते थे, वो पीड़ित हो गए। तो ये मैं मान के चलिएगा कि सरकार निश्चित रूप से इसलिए फेलियर रही कि बीटीपी के लोगों को हमको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के विधायक भी वहां दुखी हुए, और कांग्रेस के जो हारे हुए विधायक है वो सब कह रहे हैं कि हमारी स्थिति तो खराब कर रखी सरकार ने, क्योंकि हमारी सुनता नहीं कोई। एडमिनिस्ट्रेशन सुनता केवल बीटीपी के विधायकों की है,
और बीटीपी के विधायक जो है, जिस तरह की देखिएगा, जिस समय मीटिंग भी हो रही थी तो उसका प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के विधायक के खिलाफ बोल रहा था, बोल रहा है हमारा तो जला दिया सब कुछ। तो ये सारी बातें हैं कि जब पॉलिटिकल स्तर पर अच्छे नेता नहीं होते और वहां तक आपकी पकड़ नहीं होती, क्योंकि बीटीपी ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये सारा चीज की है, तो निश्चित रूप से जी, आपको सबक लेना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें सामने मैं लानी पड़ेगी। चलिए वापस आ रहा हूं आपके पास में, संगीता गर्ग जी के पास में जाना चाहूंगा। संगीता जी, मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर के अपील करते हैं कि गांधीवादी तरीके से भी बातें सुनी जा सकती हैं। बहुत अच्छी बात होनी भी यही चाहिए कि गांधी के देश में गांधीवादी तरीका ही चले, तो बहुत अच्छी बात है। हिंसा का रास्ता सर्वोपरि है, हिंसा को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बात कहनी पड़ेगी कि 18 दिन से वो लोग अधिकारी के नाम पे मात्र एक तहसीलदार और पटवारी गए हैं उनसे मिलने के लिए, बाकी किसी ने संपर्क नहीं किया। 18 दिन से जो लोग, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार आ रही हैं कि वहां पे कांकरी डूंगरी जो है वहां पे करीब 2000 के आसपास लोग जमा हैं, वो वहीं पे रह रहे हैं, लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, लोग भी हैं। तो ये प्रशासन के कानून, हमें एक तरफ आप आंदोलन सुनी जाएगी, और जैसे ही हिंसक घटना हुई आनन फानन में जयपुर से फोर्स भी भेज दी गई, अधिकारियों को भी भेज दिया गया, सरकार वार्ता भी करना शुरू कर दी। तो हम कोई भी सरकार हो, केवल हम हिंसक घटनाओं का, इनका विरोध होना चाहिए, इनका इंतजार करते हैं, तभी सुनवाई होगी। देखिए योगेंद्र जी, आपने सबने इस बात को माना कि ये गांधी का देश है जहाँ सत्य और अहिंसा परमो धर्म माना गया, और निश्चित ही मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि हम गांधी के देश में रहते हैं और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। और उन्होंने अपील करी है कि आप अहिंसात्मक तरीके से बात करिए, अपनी बात रखिए। लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन हिंसात्मक तरीके से नहीं। तरीका गलत अपनाते हुए अगर कोई भी बात की जाती है तो ना केवल वो अपने लिए अपितु पूरे समाज के लिए और प्रदेश के लिए भी नुकसानदेही होती है। देखिए मुख्यमंत्री जी ने अपील करी कि आप अपनी बात को कहिए, और उनसे ज्यादा संवेदनशील नेता मुझे लगता है प्रदेश में कोई भी नहीं है। इतनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने तुरंत अधिकारियों के साथ बैठक करी, और बैठक करने के बाद में राजीव स्वरूप जी को, भूपेंद्र यादव जी को, डोटासरा जी को, लाठर साहब को, इन सबको वहां पर भेजा है। तो इससे ज्यादा संवेदनशीलता और क्या होगी। वहां जाकर उन्होंने उनसे बात करी और व्यवस्थाएं सुधारने की, स्थितियां काबू में लेने का पूरा प्रयास किया गया। उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन हिंसा को छोड़ते हुए। देखिए अगर जनता को भी ये मानना चाहिए या सोचना चाहिए कि एक तो कोरोना चल रहा है और मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि भैया कोरोना चल रहा है, इसमें कुछ सावधानियां आप लोग बरतो। तो क्या बीइंग अ ह्यूमन हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन सबका पालन करें। आज मुख्यमंत्री जी बार बार ये आह्वान कर रहे हैं कि भैया 2 गज दूरी बना के रखो, मास्क पहन के रखो और कोरोना की गाइडलाइन जो है उनका पूरी तरीके से पालन करो। लेकिन अगर इंसान अपनी बात कहने के लिए इन सब चीजों की भी धज्जियां उड़ाएगा तो मुझे लगता है ये पूर्णतः गलत है। और अपनी बिल्कुल अपनी बात संगीता जी, इसे हर कोई गलत कह रहा है। हम लोग जो बैठे हैं कोई से अप्रिशिएट नहीं करेगा। मदन राठौड़ जी आपके विरोधी दल के हैं, वो भी इसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये घटना इस कद्र उग्र रूप धारण कर लेती है, एक आंदोलन उग्र रूप धारण कर ले और हमें पता तक नहीं चले। वहां के लोग कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उसके बावजूद पता नहीं चल पा रहा है। ये इससे फेलियर नहीं कहेंगे आप? नहीं देखिए योगेंद्र जी, कुछ समूह विशेष के द्वारा अगर किसी की भावनाएं भड़काकर आंदोलन का रूप दिया जाए तो निश्चित ही वो गलत है। और होता क्या है, कमोबेश स्थितियां यही होती है कि कुछ समूह विशेष के द्वारा हर बार आंदोलन जो भड़काया जाता है या उसको विस्तृत रूप दिया जाता है, वो उन्हीं का नतीजा होता है कि मुट्ठी भर लोग जो है उसको राई का पहाड़ बना देते हैं। तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन तरीके से रखिए। हिंसात्मक तरीके से बात रखना कतई इसका समाधान नहीं हो सकता। संगीता जी वापस आ रहा हूं आपके पास, मदन राठौड़ साहब के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, आपकी पार्टी काफी हमलावर हुई है, 3 लोगों को आप लोगों ने जांच के लिए नियुक्त भी किया है कि वो जाकर के वहां स्थिति का जायजा लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकारें कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, आरक्षण का एक ऐसा चिन्ह है जो समय समय पर निकलता रहता है। वस्तु स्थिति से राजनीतिक दल भी, सरकारें भी जो गलत है
उसे गलत कहने की हिम्मत क्यों नहीं रख पाती हैं? ये मेरा बड़ा सवाल है ये। देखिए, ये बात आपने बहुत जोरदार तरीके मतलब रखी है। हिम्मत नहीं है क्योंकि सरकार जाने का खतरा है। अभी श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही, जयंत साहब ने रखा, संगीता जी ने रखा, सबने एक अच्छी बात रखी। संवेदनशीलता तो होना चाहिए लेकिन जागरूकता भी जरूरी है। ये लोग अपने आपसी उलझनों में ऐसे फंसे रहे कि इनको ये ध्यान ही नहीं गया कि 2018 की जो नियुक्तियां हैं, चयनित है उनको, और पोस्टिंग देने का काम अब दिया है कि 10 अक्टूबर तक वो ज्वाइन कर सकते हैं। यानी ये क्या बात है? ये जो परिवीक्षा काल का मामला था, तो ये सब इनको समझना चाहिए था। फिर जब आंदोलन 18 दिन से चल रहा है, ये सब देख रहे हैं, शांत संवेदनशील बन करके बैठे बैठे देखते रहे हैं कि झारखंड के लोग नक्सली आ जाएं, वो इनको और ट्राइबल को उकसा करके और इसका ऐसा उग्र रूप दे देवे, तब तक ये संवेदनशील बने बैठे देखते रहेंगे। ये ठीक बात नहीं है। न्याय, कानून, ये सब देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था का पालन करवाना ये सबसे जरूरी होता है। ये सब देखते रहे, बैठे रहे। और एक बात मैं और आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि एक ऐसी संस्था है जो संस्था भावनाएं भड़का करके हमारे समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है, ट्राइबल को उकसा करके। ये बीटीपी पैदा कहां से हुई? ये केवल एक राजनीति अपना अस्तित्व कायम करने के लिए और ऐसे लोगों को षड्यंत्र को सफल करने के लिए एक ऐसे लोग आए और उन्होंने हमारे समाज को तोड़ने का काम किया। मूल समाज से अलग करने का काम चल रहा है, वहां पर समाज को दिग्भ्रमित करने का काम चल रहा है। आदिवासियों को किस प्रकार से अलग से कि हम इस मूल समाज से ही अलग हैं, और इस प्रकार का वहां पर प्रेरणा देकर के और एक साथ स्वरूप देकर के एक नई संस्था बना दी जो बीटीपी बन गई। और गहलोत सरकार ने उसका सहयोग लेने के लिए और उनको साथ में लेने के लिए, ये जो बात बिल्कुल श्याम सुंदर जी सही कह रहे थे कि वहां पर अधिकारियों की नहीं चलती है, वहां बीटीपी के लोगों की चल रही है। राठौर साहब, बीटीपी के किसी भी विधायक या वहां के लोग जो इनके अध्यक्ष हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, ऐसे को सरकार के पास में ऐसे को सूचना है नहीं कि बीटीपी के लोग इस तरह के उसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, वोट की फसल काटने के लिए भाषा राजनीतिक दलों में बहुत जल्दी बदलती है, बहुत जल्दी बदल जाती है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, सभी का हाल यही है। लेकिन बीटीपी अगर एक विचारधारा विशेष को लेकर के अगर पनप रही है तो मुझे लगता है कि सरकार का काम है इसको देखना चाहिए। और अगर पहले आप लोगों के वक्त से इस तरह के इनपुट्स हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पहले इन लोगों को यहां तक पहुंचने कैसे दिया गया? देखिए, हमारे समय में बीटीपी का कोई विधायक नहीं था। ये ट्राइबल पार्टी का जो विधायक जो बनकर के आए हैं, जैसे राम कुमार रोत है, राम प्रसाद तंबोलिया है, ये सारे जो अभी आए हैं इसी काल में, और इनको संरक्षण किसने दिया? इनको संरक्षण दिया कांग्रेस ने। और अब उनको साथ में लेकर के, और जबकि साथ में लेने की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस के पास में 125 का बहुमत था, लेकिन बीटीपी को साथ में रख करके उनको पूरी ताकत देने का काम किया, उनको पूरी शक्ति देने का काम किया, वहां पर छूट देने का काम किया। वो अपने वहां पर और पूरा शासन तंत्र अपने हाथ में काबू में लेकर के रखा। अधिकारी वहां पर गौण हो गया, कलेक्टर एसपी भी गौण हो गए, इनके कहना मानना उनकी एक मजबूरी बन गई। वहां पर पैदा करी। संगीता जी, आरोप यह है कि सरकार अपनी बचाने के लिए सरकार बची रहे, चाहे जनता में अराजकता फैले, कुछ भी फैले, उसकी परवाह नहीं है प्रदेश को। सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारी सरकार बचनी चाहिए। मदन राठौड़ साहब का ये सीधा आरोप है। देखिए योगेंद्र जी, अपने किए पर पर्दा डालने के लिए किसी और पर आरोप लगाएं तो मुझे लगता है कि राठौड़ साहब को ये कहना उचित नहीं होगा। अब ये कह रहे कि आपके पास तो पूर्ण बहुमत था। भैया, निश्चित रूप से हमारे पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन जो आपने राजस्थान की धरा पर जो सरकार छीनने का जो कुत्सित प्रयास किया था, वो पूरा राजस्थान ही नहीं, मैं तो कहती पूरे देश ने देखा। लेकिन ये बात सही है कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, जिन्होंने सीधा लोहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लिया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उसमें विफल रहे। यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ जी को और गजेंद्र सिंह शेखावत जी को उन्होंने जो काम सौंपा था वो उसमें विफल रहे। लेकिन आप ये कह रहे हो कि आप श्रेय दे रहे हो, तो देखिए इससे ज्यादा संवेदनशील एक व्यक्ति पूरे देश में कोई नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूंगी
कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाई और उनको चौपर से वहां भेजा है। मैं तो कहूंगी आपके किए की लेकिन जो संगीता सजा जी, अगर है, पहले ही भेज देते, सारी व्यवस्थाएं पहले करवा दी जाती है, धुआं के बादल देखने के बाद, फायरिंग के बाद अगर भेज रहे हो और फिर भी आप कह रहे हो कि बहुत संवेदनशील है, ये संवेदनशीलता देखिए कहेंगे इसको? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सारा जो प्रकरण है वो किस वजह से हुआ? नौकरियों की वजह से। मैं राठौड़ साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपके समय में कितनी नौकरियां दी गई, और आपके प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार हम उपलब्ध करवाएंगे, उस पर आप कितना कायम रहे और कितनी आपने दी? हम तो अपने शासन की हम तो अपने शासन की बात करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरियों के मामले में बड़े संजीदा और संवेदनशील हैं। वो चाहते हैं कि मेरे देश के युवा जो है, जो इस कोरोना के समय में बेरोजगार हुआ है, उसको नौकरियां उपलब्ध हो। और इसी संदर्भ में डोटासरा जी ने भी ये कहा कि सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए मतलब नौकरी देने के लिए प्राथमिकता के स्तर पर इस कार्य को अंजाम देना चाहती है। लेकिन हिंसा करके अगर आप कोई चीज आंदोलन करें या सरकार से मांगे, तो कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं वापस आऊंगा, अहिंसावादी तरीके से रखिए। आप वापस आ गांधी रहा के देश में रहते हैं। संगीता जी, वापस आऊंगा आपके पास। संगीता जी, वापस आऊंगा आपके पास वापस आ रहा हूं मैं। AK जैन साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। सर, मैं आपके पास जवाब देना था संगीता जी को। SLP संगीता जी ने मेरे से प्रश्न किया था, संगीता जी ने एक सवाल किया था मेरे से, तो मैं सोचता हूँ कि संगीता जी को मैं जवाब दे दूं पहले, यदि आप आज्ञा दें तो। जी बताइए, आप बताइए। मैं ये कहूं, देखिए इन्होंने जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश की ना, राजेंद्र राठौड़ या मोदी जी के और उसके नाम लेकर के, ये इनका आंतरिक झगड़ा था। इनको अपने आंतरिक झगड़े को खुद सल्टाना चाहिए था, ये दूसरे पे डाल रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात बताऊं कि ये संवेदनशीलता का मतलब क्या सहनशीलता होता है? अराजकता फैलती जाए, सहन बने रहे ये। और इनके पास में देखिए मंत्री स्वतंत्र नहीं है, वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है और शिक्षा मंत्री भी है, और ये पूछ रहे हैं कि हमने कितनी दी। अरे 2018 की जो है ये 1167 जो अभी जिनको आप अब 10 अक्टूबर तक ज्वाइन करने का जो दे रहे हैं, कार्यक्रम करने का, ये तो 2018 का ही तो है। आप अब हमारा 2018 में हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो उससे पहले आपने मतलब कुछ ही दिन पहले का ये हमने चयनित किया उनको, अब आप कह रहे हो कार्यक्रम करने के लिए। तो फिर इतने दिन तक शांति से बैठे कैसे रहे? 2 साल आपने खराब कर दिए, क्यों नहीं सोचा उस इश्यू पर? दूसरी बात है, अब आपने दिया अस्थायी शिक्षक, और जो ये 258 उच्च माध्यमिक और 65 माध्यमिक विद्यालय और 2167 पदों की जो अभी आपने मंजूरी दी है अस्थायी, 1290 अस्थायी पदों का जो सृजन किया है, ये राठौड़ साहब वापस आ रहा हूं आपके पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए अब जन टीवी के साथ। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर में हुई हिंसक घटना को लेकर के। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। मूल बात भर्तियों की है, और भर्तियों में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी मिले। रोजगार के अवसर जो हैं सरकारें लाख दावा करें, लेकिन ये आने वाले दिनों में भी एक प्रॉब्लम बनेगी अगर हम केवल वोट की फसल इमोशंस के साथ काटते रहेंगे। तो डूंगरपुर महज एक उदाहरण है। सरकार चाहे किसी की भी हो, मुझे लगता है ऐसी घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए, एक लेसन देना चाहिए और समझना चाहिए, खुद को लेना भी चाहिए कि यहाँ वास्तव में किस दिशा में। कोई भी व्यक्ति जिसे रोजगार चाहिए वो ये देखता है कि कैसे भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे रोजगार मिलना चाहिए। सरकार इन बातों को समझ नहीं रही है, लेकिन जो गलत है वो गलत। सरकारें अभी भी नहीं कहती कि गलत है, मैं SLP अब बोलिए आप। श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, अभी संगीता जी ने कहा कि ये कोविड काल है, निश्चित रूप से बचा जाना चाहिए इससे, लेकिन सरकारों का भी तो काम होगा कि हमें समझ में नहीं आती है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हम समय रहते चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर समझा नहीं पाते हैं, जो गलत है उससे गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, आज भी सरकार ये नहीं बता पा रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने जा रहे हैं, जब हाई कोर्ट ने कह दिया। अब आप सामान्य वर्ग को कहीं कुछ दोगे ही नहीं, केवल वोटों की राजनीति यहाँ पे होगी कि पूरी सीटें हम उनको दे दें। ये सब समझाने के बजाय आप किस तरह का बर्ताव करने जा रहे हो। 3300 लोगों के खिलाफ मामला अब दर्ज हुआ है, 34 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोग मरे या 3, अभी तो 2 लोगों के मरने की बात आ रही है, लेकिन अब कितने होंगे अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। 5 जिले हैं, अभी तो 2 जिलों में फैला है। पहले तो डूंगरपुर में था, डूंगरपुर के बाद उदयपुर में पहुंच गया, अब प्रतापगढ़ के पास में है, इसके अलावा बांसवाड़ा भी है, थोड़ा बहुत सिरोही का इलाका भी पड़ जाता है। तो ये सारा का सारा यदि इस तरह की स्थिति बन गई तो ये क्षेत्र 5 जिले हैं जो कि बहुत विस्फोटक स्थिति बन गई है। अब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आदिवासी जिस प्रकार से उग्र हो गया है, क्योंकि उनके जो युवा हैं वो तो पहाड़ी पर चढ़ने उतरने का रोज काम करते हैं। अब जिस प्रकार के देखिएगा, जिस तरह का इलाका आपने देखा होगा, नेशनल हाईवे जो है आपका, वहां पर दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और आप आराम से वो पहाड़ी पर चढ़ करके पत्थर मार रहे हैं, नीचे पुलिस वाले भाग रहे हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजी के तहत आप नहीं कर पाए। जब आप 17 दिन तक उनका आंदोलन चलता है, आप उनकी बात नहीं सुनते हो, और बात सुनने के बजाय अब वो पार्टी विशेष के लोग अपना वर्चस्व जमाने के लिए ये सारे चीज झगड़ा करते हैं। आप देखिए करोड़ों रुपए की संपत्ति सरकारी नष्ट हो गई, क्योंकि आप आदिवासी से ले क्या लोगे, अगर पकड़ भी लोगे तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं। उनके पास तो झोपड़ी है, झोपड़ी में भी उनके पास क्या होता है, 1 मुर्गी होती है, 2 बकरी होती है, कुछ होते है, उनके पास कुछ होता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारा, जब मैं अभी देख रहा था कि 6 अधिकारियों ने रिपोर्ट बना के सरकार को दी कि यहाँ उग्रता आ सकती है, उपद्रव हो सकता है, उस रिपोर्ट पे समय रहते हुए ध्यान क्यों नहीं दिया? वहाँ कलेक्टर SP कर क्या रहे थे? अब ये सरकार तक ये बातें नहीं जा रही थी, सरकार तक ये बातें कह रहे थे हम सुलझा देंगे, हम बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये सारा नतीजा, उसका परिणाम देखने को मिला। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील होने के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त और दुरुस्त अब कर दी। आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे ये चीज। श्याम जी, ये चीज बताइए कि कलेक्टर SP तक बात नहीं पहुंच पाई या कलेक्टर SP वहां बात रोक करके बैठ गए, ये तो एक मतलब ऐसी बात है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसको लेकर के। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर तक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी और किसी न किसी स्तर पे उसे ड्रॉप कर दी गई हो या फिर नजरअंदाज किया गया, बहुत हल्के में लिए,
कि किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात बन जाएंगे? 6 अधिकारियों की रिपोर्ट है कि यहाँ उपद्रव उत्पन्न हो जाएगा, समय रहते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार जवाब दे कि क्या इंटेलिजेंस विभाग कर क्या रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था कर, संभागीय आयुक्त क्या कर रहे थे, वहाँ की आईजी क्या कर रहे थे, क्योंकि वही चीजें बहुत सारी थी। अभी क्योंकि आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे भरतपुर में हुआ था, एसपी कलेक्टर को हटाया जाएगा, यहाँ भी हटाया जाएगा बाद में। लेकिन दूसरे जिले में आ गया, उदयपुर में आ गया, आप इंटरनेट बंद कर दोगे तो इंटरनेट बंद करना कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन इनके खुद के सूत्र जी, जिस बात से चले मैं झारखंड वापस आ रहा हूँ आपके पास। श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, AK जैन साहब के पास में जाना चाहता हूँ मैं एक बार। सर आपके पास आना चाहूंगा। SLP की बात कही जा रही है कि SLP दायर की जाएगी, लगता है आपको कि सॉल्यूशन निकल पाएगा कुछ? जैन साहब देखिए, SLP एक तरीके से बहाना है सरकार का, सरकार भी जानती है। SLP दायर करने के लिए जो जिन लोगों से सलाह वो कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि इस मामले में कानूनी रूप से जो आंदोलनकारी हैं उनका पक्ष बिल्कुल जीरो है। किसी भी दृष्टि से ये छूट नहीं दी जा सकती कि खाली पदों पर उनकी व्यक्ति आपकी जो कट ऑफ लाइन है उसको कम करके दे दिया जाए। आप स्पेशल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, सरकार से अपने रूल्स में अमेंड करके ला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर इन खाली भर्तियों पर अनुसूचित जनजाति के स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती कानूनन रूप से संभव नहीं है और SLP सिर्फ एक टालने की बात है। अभी एक दूसरी बात आपने कही थी कि झारखंड से लोग आ गए। अरे लोग तो झारखंड से नहीं आए, झारखंड के साथ गुजरात से भी आए, साथ में मध्य प्रदेश से भी आए। BTP का जो ओरिजिन है वो गुजरात से होकर राजस्थान के अंदर आया है। और जो श्याम सुंदर जी ने बात कही है सिर्फ 5 जिलों तक सीमित रहने की बात नहीं है, ये गुजरात को भी प्रभावित करता है, ये मध्य प्रदेश के भी बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो ये सही समय है कि आप बात करें। अब BTP की बात कही, BTP जीत के क्यों आई कि जब राष्ट्रीय दल वहां पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए तो स्थानीय दल पनपे हैं वहां पर और जो जीत का है। पर एक दूसरा बात, 2 राष्ट्रीय दल हैं। जो राष्ट्रीय दल ये कहते हैं कि हमारी ब्रांच, हमारे कार्यकर्ता गांव गांव तक फैले हुए हैं। क्या किसी भी राष्ट्रीय दल के गांव से कार्यकर्ताओं को कभी कोई फीडबैक है कि यहाँ पर स्थिति विस्फोटक होने वाली है, कृपया जागी है? और अगर नहीं है तो इनका ये क्लेम गलत है कि ये गांव गांव तक फैले हुए हैं। आखिर प्रश्न है कि सारी की सारी कीमत किसको भुगतनी पड़ रही है? राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है, देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, उन गरीब ट्रक वालों को भुगतना पड़ रहा है जिनको जला दिया गया, जो बाहर के जो लोग कारोबारी हैं। खैरवाड़ा के अंदर जो आतंक की स्थिति पैदा हुई है कि वहां लोग घरों से नहीं निकल पाए और इस तरीके से हो गया कि जैसे ये कोई राज्य सरकार का राज नहीं होकर वहां पर उनका उपद्रवियों का राज चल रहा हो। डूंगरपुर को बंद रखना पड़ा, डूंगरपुर की स्थिति विकट हुई है जाकर। पर यह स्थिति कहीं ना कहीं इस बात को है कि अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे तो इसकी बजाय स्टेट्समैनशिप की जरूरत है, सही बात को सही और गलत को गलत कहने की जरूरत है। जिन लोगों को आज आपने SLP के नाम पे चुप किया है, आप जनवरी में भी ये कर सकते थे। आंदोलन तो पिछले साल भी हुआ था, तब भी कर सकते थे। अक्टूबर ने दिवाली के आसपास पिछली बार भी हुआ था, फिर जनवरी में हुआ और अभी 17 दिन से चल रहा था। और 24 तारीख की मीटिंग को अचानक किस अधिकारी ने निरस्त किया और क्यों निरस्त किया बातचीत करने का, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक सारे प्रश्न है। ये डूंगरपुर की वजह से एक चेतावनी का सिग्नल है कि यदि आप स्पष्ट नहीं चलेंगे तो आज डूंगरपुर पे हुआ, कल से और जगह भी होगा। रवैया नहीं होना चाहिए। लवाज का लगा दिया जाएगा। मैं आपके वक्त ये करना चाहूंगा। यहाँ पर 2018 की बात, जयपुर में देश में आरक्षण बंद का आह्वान किया गया। जयपुर के कुछ इलाकों में यहाँ पे पूरा प्रशासन है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है, जम के तोड़फोड़ की गई, जम के तोड़फोड़। पूरे प्रदेश भर में 78 ऐसे कुछ मामले दर्ज किए गए। आपकी सरकार ने एक कमेटी बनाई, सारे केसेस वापस ले लिए गए। इससे मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आप उनका मनोबल तोड़ रहे हैं ऐसे दुस्साहसियों का? जैसे ही श्याम जी ने अभी कह दिया, यही सब कुछ अभी होने वाला है। 2500 लोगों के खिलाफ 8 केस तो दर्ज कर लिए, लेकिन अंजाम क्या होगा? 3300 लोगों के खिलाफ। हाँ, अंजाम क्या होगा? कुछ नहीं कि वापस करिए।
तो ये राजनीतिक दल कब तक प्रेशर में काम करते रहेंगे समाज में एक दहशत पैदा करने के लिए? राठौर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाया, बीच में आवाज जी राठौर साहब, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आपकी सरकार जब राजस्थान में थी, आरक्षी वर्ग की ओर से जमकर उत्पात मचाया गया, गाड़ियां तोड़ डाली गई, सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। आपकी सरकार के माध्यम से कमेटी बनाई गई और सारे केसेस को वापस ले लिया गया। हम ये हिम्मत जुटा पाते हैं कि अराजकता फैलाने वाले बिल्कुल अराजकता जो फैला रहे हैं वो बिल्कुल दंड के भागीदार हैं, और जो पीड़ित उस पर क्या गुजरती होगी। ये बात आपने सही कही है, कहीं पर भी उपद्रवियों को कानून का पालन करवाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ताकि कानून से भय तो रहे, लोग ये तो रहे कि भाई कानून का हमने यदि पालन नहीं किया, उल्लंघन किया तो हमको सजा मिलेगी, तो माफ नहीं करना चाहिए। ये बात आपने ठीक कही है, लेकिन कब क्या परिस्थितियां बनी, इस प्रकार की परिस्थितियां थी कि उसकी समीक्षा की गई, समीक्षा की गई, और समीक्षा करने के बाद में यह महसूस किया गया कि इस प्रकार का जब कुछ लोग जो उसमें लिप्त थे उनको तो सजा दी गई, और जब पाया गया कि इनको अब थोड़ा माइल्ड या शांत करने के लिए तो उस प्रकार का निर्णय लिया गया, परिस्थितियां देख करके उस समय का निर्णय लिया गया। लेकिन मैं एक बात आपसे बताऊं कि ये हर सरकारों में हुआ है, केवल हमारे समय में ही नहीं, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनी, जैसे गुर्जर आंदोलन हुए, तो गुर्जर आंदोलन में भी अराजकता हुई थी, ये हम मान रहे हैं इस बात को, और उस समय भी, और बाद में जब टेबल टॉक जो हुआ उसमें कई प्रकार की समझौते करने पड़े, और वो कारण क्या रहा उस समय का? उस समय का कारण ये रहा कि यदि हमने इसको और माइल्ड नहीं किया तो ये किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, किस प्रकार की और स्थितियां बन सकेगी, तो उसके कारण से निर्णय करने पड़े। लेकिन मैं ये बात, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून का काम करेगा, जो जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर के अपराधी अंकुश में रहेगा, भविष्य में अपराध नहीं करेगा। ये ठीक जानना चाहूंगा राठौर साहब, एक बात और जानना चाहूंगा मैं, सरकार में आप पार्ट रहे हैं सरकार के, मुझे एक चीज बताइए कि कभी भी गांधीवादी तरीके से कोई अपनी बात करो, गलत बात कर रहा है, गलत और सही की बात अलग है, अगर कोई गलत बात को लेकर के भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है, अपना कैंपेन कर रहा है, तो सरकारें उस वक्त सुनती नहीं है, या फिर सड़क रोकने का इंतजार करती हैं, गोली चलने का इंतजार करती हैं। ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेगी इस देश में भी, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आंदोलन कई देशों में भी होते हैं, राष्ट्रवादी देशों में भी होते हैं, वो एक हाथ पर काली पट्टी बांध करके भी काम करते हैं, ये प्रवृत्ति पैदा करनी पड़ेगी, आंदोलन का एक स्वरूप बदलना पड़ेगा, आंदोलन इस प्रकार का हो कि जिसमें हानि नहीं होनी चाहिए, ये परिस्थितियां, संस्कार देने पड़ेंगे, जनता में इस प्रकार के संस्कार पैदा करने पड़ेंगे। कई देशों में जैसे आंदोलन होते हैं तो वहाँ, लेकिन सरकारों में, राजनीतिक दलों में भी तो पैदा करिए सर कि अगर कोई काली पट्टी बांध करके आता है, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है शांतिपूर्ण तरीके से, तो उन्हें सुना जाए, कोई सुनने नहीं आता है, बिल्कुल कोई नहीं सुनता उनको। ये सुनना, ये संस्कार पैदा करने पड़ेंगे, ये संवेदनशीलता इसको बोलते हैं कि आज काली पट्टी बांध के आया है तो तुरंत उस बात को समझा जाए, उसकी बात को सुना जाए, और उस पर क्या हम कर सकते हैं वो निर्णय तत्काल लिया जाए, जो नहीं हो सकता तो स्पष्ट रूप से कहा जाए। ये एसएलपी दायर करना क्या मतलब है? जब आप जैन साहब ने ये कहा कि केवल छींटे मारने का काम है, केवल उनको शांत करने के लिए ये काम किया गया, ये आग दुगुनी गति से भड़केगी, ये ठीक बात नहीं है, ये उनको स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही, जैन साहब ने ये बहुत अच्छी बात कही कि ये जो संभव नहीं है उसके लिए लॉलीपॉप देने का क्या मतलब है? ये लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है, ये तात्कालिक चुप्पी साधने का काम किया जा रहा है, जो बाद में भड़केगी, आने वाली सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि हम अपना कार्यकाल पूरा कर लें, शांति से कर लें, हमारी सरकार शांति से चलती रहे, हमारी सरकार शांति से चलती रहे, आने वाला भुगतेगा। ये ठीक बात नहीं है, ये प्रवृत्ति गलत है,
इसको सही तरीके से समझने की जरूरत है। मैं संगीता जी से भी कहना चाहूंगा कि वो अपनी सरकार को भी ये बात कहे कि ऐसा लॉलीपॉप देकर के और बच्चे को जिस प्रकार से चुप करते हैं ना, वैसा मत करिए, बाद में आग भड़केगी, बाद में इनके मन में इस प्रकार की भावनाएं पैदा करने का काम। अरे आप क्यों नहीं कर रहे हो? अब आपके ये चयनित बोर्ड और आरपीएससी ने अब ये फरमान जारी किया है, क्या हो गया था, पहले क्यों नहीं कर दिया? ये इनको करना चाहिए था। और मैं आपको बताऊं कि अस्थायी शिक्षक भर्ती, अरे ये क्या पैदा कर रहे हो, उनके मन में भावनाएं किस प्रकार की आप पैदा कर रहे हो? क्यों नहीं आपने ये कार्यक्रम के लिए आपने जो 10 अक्टूबर तक का समय दिया। राठौर साहब, संगीता जी के पास जाना चाहूंगा। राठौर साहब, आ रहा हूं आपके पास में, संगीता जी के पास जाना चाहूंगा। संगीता जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। यहाँ सरकारों का या राजनीतिक दलों का ढुलमुल जो रवैया रहता है, मैंने मदन राठौर साहब से भी पूछा, इनके वक्त भी ऐसा हुआ, चाहे गुजर आंदोलन हो या फिर आरक्षित वर्ग की ओर से सड़कें रोकने की बात हो, हिंसक घटना पैदा करने की बात हो, हम देखते रहते, फिर केसेस को वापस ले लेते हैं। काली पट्टी बांधने से या शांतिपूर्ण तरीके से कोई धरने पे साइड में बैठता है, कितनी सरकारें और कितने राजनीतिक दल इसे गंभीरता से लेते हैं? कितने लोग? कहीं पे कोई उदाहरण काली बांध करके कोई बैठा और उसकी बात सुनी जा रही है। योगेश जी, इस बात के लिए मैं राठौड़ साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी, मदन राठौड़ जी को, कि उन्होंने इस बात को माना और उन्हें एक्सेप्ट किया कि हमारे समय में भी आंदोलन हुए और उग्र आंदोलन हुए, और ना केवल उग्र आंदोलन हुए अपितु रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, और उस समय में कितने गुजर उस आंदोलन में मारे गए थे, ये भी राठौड़ साहब को भली भांति उसकी भी जानकारी होगी। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन इस बात का जरूर धन्यवाद देना चाहूंगी कि आंदोलन का स्वरूप बदलना चाहिए और सरकार की जो मनोस्थिति और इच्छा शक्ति और मंशा है वो भी बदलनी चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि स्वच्छ और साफ तरीके से आंदोलन हो, और सरकार की जो इच्छा शक्ति है और मंशा है वो भी साफ और सुथरी होनी चाहिए कि काम करना है कि नहीं करना, वो सामने वाले को इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए बता देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आंदोलन का स्वरूप है उससे ना केवल आंदोलनकारियों को फायदा होता है, ना ही जनता को फायदा होता है। क्योंकि जब उसका स्वरूप ही हिंसात्मक होता है तो ना इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता है, जन धन की हानि भी होती है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूंगी कि हम सब जो गांधीवादी देश, गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाले लोग हैं, गांधी के देश में हम रहते हैं, तो यहाँ पे सत्य और अहिंसा से बढ़कर कोई और चारा नहीं हो सकता अपनी बात कहने का और आंदोलन करने का। डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी के जरिए आप अपनी बात कहिए, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति निकल कर सामने आई। संगीता जी, सुनते कितने लोग हैं? अगर काली पट्टी बांध करके किसी ने अपना आंदोलन का आगाज किया कि हम लोग विरोध करेंगे, गांधीवादी तरीके से काली पट्टी बांध करके करेंगे, 2 घंटे काम ज्यादा करके करेंगे, कोई उदाहरण आ रहा है ऐसा कि ऐसे लोगों को बुला करके बात की गई हो, जिनसे चर्चा की गई हो कि आपकी क्या बात है, क्यों काली पट्टी बांध करके बात? कोई भी मुझे बता दीजिए एक उदाहरण। योगेश जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मुझे लगता है कि कई बार आंदोलन का स्वरूप इसलिए भी बिगड़ता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती और या फिर उसमें देरी बहुत कर दी जाती है। तो जो आंदोलनकारी होते हैं उनको लगता है कि जब तक हम कुछ हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी बात सरकार के कानों तक नहीं जाएगी। और कमोबेश वही स्थिति मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी जो स्थितियां हैं वो क्यों हो रही हैं। एक इसका बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी, और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो पिछले 6 साल में निरंतर हमारे देश में बढ़ा। पहले नोटबंदी जो एक बड़ा देश का एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने ना केवल देश में बेरोजगारी बढ़ाई अपितु गरीब के पेट पर भी लात मारी। और दूसरा ये कोरोना के लॉकडाउन के बाद में भी कमोबेश वही स्थितियां रही कि हमारे देश में बेरोजगारी की जो तादाद है वो बड़ी संख्या में बढ़ी, और आज युवा जो जिस तरीके से इन सब चीजों से प्रभावित हो रहा है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। AK जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं एक मेरा सवाल है आपसे, आप देखते होंगे कई बार कि बड़ी हिंसक घटनाएं हुई हैं, फिर सरकारें कमेटी बनाती हैं, उन केसेज को विड्रॉ कर दिया जाता है, कहते हैं राजनीतिक द्वेषता के कारण ये सब कुछ हुआ। तो ऐसे हिंसक घटनाओं को रोकना चाहता है समाज, रोकना चाहता है। जो लोग दहशत में हैं वो चाहते हैं कि कुछ अंजाम तक बात पहुंचनी चाहिए, एक नजीर आनी चाहिए देश में कि हाँ वहां आंदोलन किया था, उसका अंजाम क्या हुआ था। लेकिन हम केसेज को वापस ले लेते हैं सिर्फ वोट की खातिर कि हमारा मतदाता नाराज नहीं हो जाए, और पता नहीं वो वोट भी डालते हैं कि नहीं डालते हैं। लेकिन एक समाज तो उन्हें समाज कंटक कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आंदोलन मनवान करके इस तरह से मांगे मनवाने का तरीका बिल्कुल कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, इसे हम गैर वाजिब मानते हैं। जन टीवी और हमारे दर्शक सब निंदा करते हैं इनकी,
लेकिन सरकारों का जो ढुलमुल रवैया है ये कब सुधरेगा? किसी भी केसेस में देख लीजिए कि साहब वापस ले लेंगे, ये वापस लेने वाला सिलसिला कानून क्या कहता है इसमें? जी जैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जैन साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। कानून के रूप में तो बात ये है कि इस तरह के मामलों को वापस लेना गलत है, क्योंकि सिर्फ छोटे मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। चिदंबरम पासवान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि गंभीर मामलों को विड्रॉ करने की अनुमति अदालतों को नहीं देनी चाहिए, और ये पावर जो इनको सरकारों को है वो आर्बिट्ररी पावर नहीं है। पर हमेशा ये होता है कि जब भी कोई मुकदमे राज बदलता है या चुनाव का समय आता है तो बड़े से बड़े मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया जाता है, और जब अदालतें वापस लेने से मना कर देती हैं तो चूंकि प्रोसिक्यूशन एजेंसी सरकार की खुद है, उन मुकदमों की एक नेचुरल डेथ कॉज कर दी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि बार बार इसमें कोशिश की गई सरकारें जब भी बदली कि इसको विड्रॉ कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए, उस बाड़मे के मामले में अब जाकर फैसले की स्टेज आई है, जबकि वो एक नेचुरल डेथ, वो केस पूरा का पूरा मर चुका है। तो जब इतने बड़े मामलों में ये होता है तो ये तो निश्चित रूप से हर से मामले में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो चाहे और मामला हो, जो राजनीति की जा रही है उसकी कीमत इस देश को, इस राज्य की जनता को भारी चुकानी पड़ रही है। और इसीलिए डर निकल गया है, चाहे गुजर आंदोलन का मामला हो, चाहे जब भी आदमी चाहे पटरी उखाड़ ले, और जब तक पटरी नहीं उखाड़े या जब तक आप पत्थर नहीं फेंके तब तक सरकार नहीं सुन सकती है। आजादी से पहले तो भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए बम कदमाओं की आवाज पड़ती है, पर आजादी के बाद भी सरकारें बह रही है, वो भी आग लगाए बिना, आग की आंच पहुंचाए बिना नहीं सुन रही है किसी भी मामले। बिल्कुल, और किसी ने सही कहा था, वाला हर व्यक्ति आधा अंधा होता है, उससे आधी चीजें दिखाई देती हैं। उसके कई कारण हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों से हम देखते हैं, वो पूरी चीज दिखाई नहीं देती हैं। कहाँ क्या चीजें जो हुक्मरान है। जैन साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ योगेंद्र जी, जैन साहब से एक सवाल करना है। जैन साहब ये बताएं कि ये जो जितने भी मुकदमे होते हैं वे सरकार वर्सेज होते हैं, वो विड्रॉ हो जाते हैं। क्या सरकार वर्सेज के स्थान पर पार्टी वर्सेज, मतलब पर्टिकुलर मैन वर्सेज होना चाहिए, तो वो विड्रॉ नहीं हो सकते? ऐसा संभव है क्या? देखिए, जो ऑफेंस है वो राज्य के विरुद्ध अपराध है, और प्राइवेट कंप्लेंट ऑफेंसेज इन तरह के मामलों में हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें अनुसंधान पुलिस द्वारा किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट चाहे किसी ने करवाई हो, रिपोर्ट करवाते ही ये राजकीय मामला बन जाता है। नॉन कॉग्निजेबल छोटे अपराध होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति इसमें इस मामले को करे तो उस व्यक्ति द्वारा ही वो मुकदमा वापस लिया जा सकता है, पर उसमें कॉग्निजेंस लेने की प्रक्रिया ही अपनी जटिल है, क्योंकि कोई व्यक्ति अनुसंधान नहीं कर सकता, अनुसंधान पुलिस करती है, और जब पुलिस अनुसंधान करती है तो ये राज्य का मामला बन जाता है। व्यक्तिगत आदमी को हिंदुस्तान में अनुसंधान करने की छूट नहीं है। जी बिल्कुल। श्याम जी, एक सवाल आपसे है मेरा। वोट की फसल काटने के लिए सारी चीजें होती हैं, मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है ये, और ये समझना चाहिए। मदन जी ने भी स्वीकार किया, संगीता जी ने भी स्वीकार किया है कि देखिए समाज को तोड़ने का काम होगा ये, अगर इसी तरह से स्थितियां बनती रहेंगी। कहीं पे भी देख लीजिए, आरक्षण का एक ऐसा मामला है कि जिसमें कोई भी सरकार इसमें हाथ नहीं डालना चाहती। कोई भी सरकार, हर सरकार चाहती है कि मेरा कार्यकाल कैसे भी निकल जाए, इस बरके छत्ते में मैं हाथ नहीं डाल सकता। देखिए योगेंद्र जी, आपने ठीक कहा। आप जिस प्रकार का माहौल ट्राइबल इलाके में हो रखा है, दोनों पार्टी फेल हो गई। उनकी पार्टी जीती, ना कांग्रेस जीती ना बीजेपी जीती। जीता कौन? ट्राइबल वाले जीत गए। अभी तो दो ही जीत के आए। अगर ये 15-10 जीत के आ गए, क्योंकि जिस प्रकार से फैलाव कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है कि 2008 से 2009 से झारखंड के लोग यहाँ पैर पसार रहे थे। सरकार तो जब तो किनकी थी? मदन जी की सरकार थी। तो ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती है, लेकिन अगर सरकार अब समय रहते हुए कार्रवाई नहीं करती है, आज भी स्थिति क्या है? बीटीपी सरकार का सहयोग कर रही है। अब सरकार को जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए नहीं हो पा रही है, अधिकारी भी चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे।
यही कारण है कि जिस प्रकार का माहौल बना, आप देखिएगा कि अब वो कह रहे 24 मामले तो डूंगरपुर में दर्ज हुए हैं, 3300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा घायल कितने में अभी तो कोई बता ही नहीं रहा, सैकड़ों घायल हैं, मर चुके हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि इंटरनेट बंद है और सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल करने के नाम पर सूचना आदान प्रदान नहीं कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुजरों ने फिर अल्टीमेटम दे दिया, 73 लोग मारे गए उनके, आज कह दिया 15 दिन पूरा हो गया। तो एक तरफ अभी तक हम आदिवासी को संभाल नहीं पाए हैं, अब ये गुजर आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा तो होगा क्या आखिर। ये सारी स्थितियां सरकार को बहुत ही संवेदनशील तरीके से, जिस तरह से अधिकारियों को अब भेजा गया, ये हो सकता था कि हम एक दिन बाद ही भेज सकते थे, हम 4 दिन का इंतजार क्यों करते थे। श्याम जी रोकना चाहूंगा तो कुल मिलाकर के यही है, सभी का यही कहना है कि अराजकता को कोई स्थान नहीं है, ना आंदोलन में, ना प्रदेश में, ना समाज में। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की हो या सरकारों की लीपापोती की जो ढुलमुल रवैया है, उस पे भी लगाम खुद को लगाना होगा। अगर कहीं पे भी कुछ लग रहा है कि आप एक तरफ अपेक्षा करते हैं कि जनता गांधीवादी तरीके से अपनी बात कहने का हक जो है उसे उस तरह से उसे आगे आए, और सरकारें सुनना नहीं चाहती हैं, वो इंतजार करती हैं कि किस दिन हिंसक घटना होगी, ऐसा मत होने दीजिए। अगर वास्तव में कोई जायज हो चाहे नाजायज हो, मांगे किसी की भी हो सकती हैं, आप उससे सहमत हैं असहमत हैं, सवाल ये नहीं है, लेकिन आप डायलॉग रखिए कि अगर कोई व्यक्ति इतने दिन तक बैठ के डूंगरी पर सैकड़ों की संख्या में अगर लोग बैठे हुए हैं और आपको पता तक नहीं है, फिर कहें कि ये सब एक साजिश है, साजिश रचने वाले पहुंच कैसे गए। इन सब चीजों से पर्दा उठना चाहिए और सरकारों को भी ये ढुलमुल रवैये के बजाय एक नीति तय करनी चाहिए। अराजकता पे अगर लगाम लगाना और वोट की फसल काटने के लिए अगर आप लोग इस तरह से रहेंगे, मुझे लगता है कि इस प्रदेश के साथ अन्याय होगा और खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। कोई सरकारें हो, ये ढुलमुल रवैया बंद करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें। हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। नमस्कार, जन उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी ने उन्नाव को दी विकास कार्यों की सौगात। बागरमऊ सडीला मार्ग और महाविद्यालय के नामकरण की घोषणा। यूपी में कृषि बिलों को लेकर प्रदर्शन। कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस सभा का जगह जगह प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय लल्लू गिरफ्तार। मथुरा में श्री कृष्ण भूमि पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई। सिर्फ 5 मिनट में टली सुनवाई। 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी में 24 घंटे में 4,403 नए मरीज। पॉजिटिविटी रेट कम होने से सक्रिय मामलों की घटी संख्या। वहीं सरकार ने दुर्गा पूजा पर लगाई रोक। अयोध्या में आईपीएल पर सट्टा लगाते 17 सटोरियों को किया गिरफ्तार। हजारों रुपए की नकदी बरामद। इधर शाहजहांपुर में सट्टा लगाते 8 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में राइस मिल मैदान में आयोजित एक जनसभा में विकास कार्यों को गति दी। उन्होंने सांसद साक्षी महाराज के साथ बिजली, पानी, सड़क और गो संरक्षण अस्पताल उच्चीकरण, इनके साथ ही 131 करोड़ 5 लाख की सौगात से बनाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण और 24 करोड़ के कामों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि उन्नाव क्रांतिकारियों की धरती है। आजादी के नायकों ने जो इतिहास रचा है, देश उसका ऋणी रहेगा। आजादी के क्रांतिकारियों को नमन करते हुए उन्होंने बांगरमऊ सडीला मार्ग का नामकरण सातन पासी के नाम पर और पूर्व सांसद विशंभर दयाल त्रिपाठी के नाम पर रसूलपुर रूरी के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण करने की घोषणा की। जनसभा में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, सांसद साक्षी महाराज, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित जनपद के सभी पार्टी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में सीएम योगी ने महोबा में ये कहा कि महोबा में सामने आया है कि कैसे यहां एक वरिष्ठ अधिकारी अपराधी की तरह काम कर रहा था। मामले में निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार और उनकी टीम का नाम आने से नाराज सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि महोबा में पुलिस अफसर माफिया की तरह काम कर रहे थे। उच्च अधिकारी नजर रखे कि उनके क्षेत्र में कोई अफसर इस तरह का काम तो नहीं कर रहा। इसकी जानकारी तत्काल शासन को दी जाए।
लखनऊ में कृषि क्षेत्र से जुड़े नियमों में बदलाव करके बनाए गए कानूनी विकल्पों के खिलाफ राजधानी लखनऊ में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर में जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। प्रशासन के मना करने के बावजूद मनमानी करने वाले कई कांग्रेसी हिरासत में लिए गए। पार्टी के बड़े उद्योगपतियों को पार्टी कानून आने के बाद से लगातार विरोध कर रही है, चूंकि सदन में अलोकतांत्रिक